ਰੇਡੀਓ ਖੁਸ਼ੀ 90.4 FM ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਨ ਤੇ ਦਿਲਦਾਰ ਆਰਜੇ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਰੇਡੀਓ ਖੁਸ਼ੀ 90.4 FM ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਵਨ ਜਾਚ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਐਕਸ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਮੈਂਬਰ यूपी ਤੋਂ ਔਰ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਵੀਰ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹੈ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ सुदर्शन सिंह बेदी जी, मुजफ्फरनगर का रहने वाला हाँ जी, और मेरी एजुकेशन MA LLB है जी, और मेरी पैदाइश भी मुजफ्फरनगर भी है जी, और मेरा जो पैदाइश मुजफ्फरनगर भी है। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ 1947 ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕਿस्तान, ਉੱਥੋਂ ਲੋग बड़े लोग ट्रांसफर हो गया है। लेकिन मेरे फादर उस तो पहले ही मुजफ्फरनगर तो आ गए सी। जी जी जी। और मेरा जो काम है बिजनेस, महिंद्रा ट्रैक्टर की एजेंसी रही जी पूरे मुजफ्फरनगर जिले की, और 1982 तो ਅਸੀਂ डीलर रहे जी जी। सारे समाजा नाल पंजाबी समाज का तो मैं अध्यक्ष हाँ, लेकिन कोई भी समाज, वैश्य समाज हो, ब्राह्मण समाज हो और शूद्र समाज हो या मुसलमान भाईचारा हो, सबसे हमारे संबंध बड़े अच्छे रहे। क्योंकि हम लोग सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक तीनों में अपनी हिस्सेदारी पूरे जोर शोर से चल रही है। और लगभग मेरे भाई साहब पहले थे, मैं 2011 से एक्टिव राजनीति में भी, सामाजिक में भी, धार्मिक में भी, तीनों जगह मैं कार्य कर रहा हूँ। और ये मुजफ्फरनगर बड़ा प्रेम वाला हमारा शहर है, जिला है, आपस में प्रेम भाव बहुत ज्यादा है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात की आपने। और अब हम इसके बाद ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पे मिनोरिटी कमीशन में भी मेंबर रहे हैं। मिनोरिटी कमीशन में रहते हुए आपने क्या क्या मिनोरिटीज़ की मुश्किलें हैं जो फेस की, जिनके लिए आप यहाँ पे यत्नशील रहे कि हमारे जो समाज की मिनोरिटी कमीशन जो हैं उनकी जो मुश्किलें हैं उनको सॉल्व किया जा सके? मैं 2018 ਵਿੱਚ फरवरी 2018 ਵਿੱਚ मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर बनाया जी। और कुछ मुद्दाम तकदीर के धनी ना हो गए, भाग्यहीन थे जो हमारे चेयरमैन साहब थे, उनकी डेथ
2019 में होगी जी मेरा पीरियड 2018 से 2021 तक था जी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में एक चेयरमैन 8 मेंबर केवल थे अब जब 2019 में चेयरमैन साहब की डेथ होने के बाद क्योंकि जब किसी भी आयोग का चेयरमैन नहीं होता है जी तो उसमें कार्य उसके बाद नहीं होता है तो हमारे लिए 2019 के बाद 2021 तक जो हमें कार्य करने चाहिए थे जो हमारी मीटिंगें होनी चाहिए थी वो नहीं हमने अपने उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन किया था और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से भी निवेदन किया कि या तो आप विजिटिंग कोई अध्यक्ष बना दें या उपाध्यक्ष बना दें लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं बना रहे हम आप जिस तरह चल रहा है उस तरह चलता है तो जितना हमें काम करना चाहिए था जितनी हमारा जोश था वो सारा जोश ठंडा एक बस्ती में रह गया ये हमारे साथ एक अनहोनी हुई है तो मैं इसके साथ एक ऐसा ही क्वेश्चन कर देता हूं कि मान लीजिए दोबारा फिर आपको ये सौभाग्य मिल जाता है मौका मिल जाता है माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बनने का और उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो माइनॉरिटीज़ की आप सॉल्व करना चाहेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से जितना समय आपको मिला मुश्किलें आपने समझ तो ली होंगी परंतु वो समस्याएं जो वो सॉल्व नहीं कर पाए होंगे अभी तक तो जेकर आपको दोबारा मौका मिल जाए ऐसा तो क्या क्या आप मुश्किलें हैं जो सॉल्व करनी चाहेंगे अपने माइनॉरिटीज़ की जिसमें जितने भी माइनॉरिटीज़ में आने वाली कौमें हैं जी देखिए जो माइनॉरिटी कमीशन होता है उसमें 6 वर्ग होते हैं जी एक मुसलमान वर्ग उसके बाद सिख जैन जी बौद्ध ईसाई जी ये हम लोग सारे के सारे 6 थे इसमें माइनॉरिटी में आते हैं जी लेकिन जो माइनॉरिटी को काम करना चाहिए जो माइनॉरिटी का वर्ग होना चाहिए था वो पिछली सरकारों ने बिल्कुल नहीं किया और हमारे साथ भाई दिए हमारे चेयरमैन साहब स्वर्गवास हो गया तो इसलिए वो काम नहीं हो सके जबकि इसमें बहुत काम की जरूरत है जी क्यों माइनॉरिटी में अभी तक पिछली सरकारों ने जो भी चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे अपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो उन्होंने जी उनके भी आयोग बनाए लेकिन वहां पे दफ्तरों में मैं कुछ दफ्तरों में गया जैसे मुजफ्फरनगर सहारनपुर और अन्य जिले के भी दफ्तरों में जाके देखा है कि वहां पे भी योजनाएं जो आई वो योजनाएं किसी को भी जो रियल में वास्तविकता में जो गरीब थे जिन्हें जरूरत थी उन्हें नहीं मिली सिर्फ जो दलाल और सरकारी अफसर मिली भगत से कागजों का पेट भर के वो सब पैसा वो लोग खा गए उन्होंने ये सबसे बड़ी कमी रही एक बात नंबर 2 बात हमारे साथ जैसे हम सिख हैं कि मैं सिख को रिप्रेजेंटेशन कर रहा था मेरे सिख के रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि आम तौर से ये एक बड़ी धारणा बैठी हुई हमारी जो पहली मेरी मीटिंग हुई थी उसमें जो हमारे चेयरमैन साहब थे उनका भी यही कहना था सिख लोग तो बहुत पैसे वाले होते हैं सिख लोग तो बहुत मजबूत होते हैं सिख लोगों की क्या जरूरत है लेकिन ऐसा नहीं है मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ सिख समाज के 10% लोग ऐसे हैं जो इतने मजबूत है वो अपना भी और अपने से जानने वालों का भी अपने समाज के अन्य को भी पूरा उनके लिए कार्य पैदा करते हैं वो योजनाएं अपनी बनाते हैं अपने पास से स्कूल बनाए हैं उन्होंने अपने हिसाब से वजीफा देते हैं जिस तरह की आप सबको मालूम है हमारा जो सिख समाज है जो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इस सिख पंथ को की नींव रखी थी और आपको तीनों नींव पता ही है कि वो उस नींव में किरत करना वन सकना और नाम जपना ये 3 दिन पहले उन्होंने किरत करना कहा कि पहले आप कुछ करो और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसमें जो आप अपने पास बच जाए जो कमजोर हैं उनकी आप उसमें वंट छो सबको मिल वर्तन करके उनको पूरा उसके ध्यान देके आप वंट छो और तीसरा ये कि नाम जपो ये जो 3 कार्य हमारे हैं उन्हीं के देश के ऊपर हमारा सिख समाज बहुत आज भी सेवाओं में
आपको पता है जैसे कोरोना की महामारी में बिल्कुल, हाँ जी। इतना कार्य सिख समाज ने किया, मेरे ख्याल में पूरे संसार में किसी जी। भी, मैं कह सकता हूँ वर्ग में, किसी भी पंथ ने आज तक ऐसा कोई इतनी सेवा नहीं करते जी। किसी प्रकार की भी, कहीं भी जो भी वर्ल्ड के किसी हिस्से में भी। जैसे मैं बहुत छोटी सी बात अपने मुजफ्फरनगर की आपसे शेयर करना बिल्कुल, चाहूंगा। बिल्कुल जी। गुरुद्वारे में हमने लंगर चालू कर रखा था कि पूरा, कि जिसे भी लंगर की जरूरत है, कोई भूखा नहीं मरेगा मुजफ्फरनगर जी। में। और मैंने पर्सनल अपने घर से भी 1.25 महीने लंगर का मैंने बनाया। मैं हाँ जी। खुद ही बात में गया, मैंने यहाँ पे अपनी जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जी। है, जो हमारा प्रशासन था, उसे हमने कहा कि आप एक दिन पहले हमें बता दो जितने पैकेज होंगे, जी। बढ़िया खाना जैसे हम घर में खुद खाते हैं, हाँ जी। वैसा खाना, ऐसे नाम चाहे को नहीं, वो खाने 300, 400, 500, 600 पैकेट हमने बना के उनको डेली जी। दिए, जिससे कि वो हर एक आदमी उसमें भोजन सकते हैं। और सबसे बड़ी है कि भोजन की वजह से किसी की भी यहाँ पे डेथ नहीं हुई। हमारे यहाँ ऑक्सीजन, जी। अब ऑक्सीजन का भी हम लोगों ने कोशिश करी, क्योंकि मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं थे जी। मुजफ्फरनगर में। बड़ा दुख की बात है, कुछ भी नहीं। हमने फिर इंडस्ट्रियल जी। अपने वो लेके सिलेंडर लेके इंडस्ट्रियल गैस ऑक्सीजन दबा के जी। उसका कार्य करा। हाँ और जी। जबकि उसमें भी दिक्कत आई, उसे फिटमेंट करने के लिए, रेगुलेटर लगाने के लिए डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बड़ी मुश्किल होती है। हमने 1-2 लोगों से टच करके, जो कंपाउंडर थे अच्छे अस्पतालों में, उनसे लगा के उनके घरों में जा जाके भी हम लोगों ने सिलेंडर लगा के दिए। ऐसा कार्य हम लोगों ने किया। तो सर आप एक्टिव हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने एक ब्लेम दिया कि जो पहले सरकारें रही उन सरकारों का कोई रवैया खास नहीं रहा, करप्शन इतना हुआ कि माइनॉरिटीज जो कौमें थी उनको जितना फायदा होना चाहिए था नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अब तो सरकार आपकी है, आप बीजेपी में हैं और बीजेपी की सरकार है, अब क्या व्यवस्था है, क्या हो रहा है, कुछ पहले से सुधार हुआ है जहां वैसे ही जैसे पहले चल रहा था वैसे ही सब कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सिख जी पंथ के लिए, सिख धर्म के लिए, सिख आदमियों के लिए जितना उनको लगाव है, मेरे ख्याल में पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, उसका छोटे से तुम्हें उदाहरण दूंगा, पिछले 3 सालों से लगातार अपने छोटे चारों साहबजादों का शहीदी पर्व मनाने के लिए अपने घर पे, मुख्यमंत्री निवास पे 2 घंटे का अरेंजमेंट, जिसमें कीर्तन दरबार और लंगर, खुद बैठ के कीर्तन सुनना और लंगर करना। उन्होंने तो हमारे सिख धर्म के लिए उन्होंने ये बताया कि जहाँ पे भी कोई भी ऐतिहासिक जगह है, मुझे बताओ, जो उसमें जरूरत होगी वो मैं दूंगा। धार्मिक चीजों में उन्होंने खुद 26 दिसंबर की छुट्टी भी अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी कर दी है। और ये भी कहा है, जब तक मैं रहूंगा अपने सिर पे खुद गुरु ग्रंथ साहब जी का को खुद मान सम्मान देकर अपने सिर पे रखकर, खुद अपने बाहर से लेकर अपने जहाँ पे उनका प्रोग्राम था वहां तक खुद लेकर गए। ऐसे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और लेकिन जैसे अभी आपने कहा, जो कार्य पहले के मुकाबले में कार्य शुरू हुए हैं, लेकिन इतने कम परसेंटेज में काम हुआ है जो बहुत कम है, क्योंकि जो आयोग के दफ्तर हैं जिलेवार, हर जिले में अपना अल्पसंख्यक का एक दफ्तर होता है हर जिले में, लेकिन वहां पे उस दफ्तर की कंडीशन जितनी बढ़िया होनी चाहिए वो नहीं है। ये मैं अपने टाइम पे तो हमारे साथ कुछ अनहोनी थी, लेकिन मेरा ये कहना है सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे है? प्रचार। जो भी योजनाएं आती हैं वो योजनाओं का प्रचार का कोई भी फंड भी अब इनके पास नहीं होता। सबसे बड़ा कारण, कोई भी प्रचार गुरुद्वारों में, मस्जिद में या क्या नाम क्रिश्चियन के चर्च में
जी। कहीं पर भी किसी प्रकार का भी कोई भी प्रचार नहीं देता, जबकि हर जगह जो भी योजनाएं होती हैं, जी। चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की हो, चाहे वो भारत सरकार की हो, उस योजना का वहां पे लिखा होना जी। चाहिए। और सबसे बड़ी कमी हमारे सिख समाज में एक ये है कि वो किसी से हाथ फैलाना नहीं चाहते, जी। वो वहां पे जाके मांगना नहीं चाहते, हाँ जी। वो उनको कुछ बताना नहीं चाहते। जी। अच्छा, जो बहुत कमजोर है उसकी भी इतनी ताकत नहीं है। मेरा तो एक बहुत बड़ा सुझाव है, आपको भी बताना जी। चाहता हूँ। हाँ जी। जो हमारा गुरुद्वारे साहब है, जी। गुरुद्वारे साहब की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि वहाँ के प्रधान सेक्रेटरियों को अपने जिले के अल्पसंख्यक समाज के दफ्तर में जाके जी। उनके जितने भी योजनाएं हैं वो उनको पता करें, उन योजना की डिटेल लें, वो जी। अपने गुरुद्वारे में मीटिंगों में बिना मीटिंग के या संगत में या क्या नाम है, जब भी अपना कोई भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में रखें, जिससे कि लोगों को योजना का पता हो। क्योंकि जब बिल्कुल। योजना पता ही नहीं है हम्म। तो योजना का फायदा कहां से हो जाएगा? ये बिल्कुल। सबसे बड़ी कमी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और इसी विषय पर सर हमारी आपके साथ बातचीत कंटिन्यू जारी रहेगी, बट उसके पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। बहुत जल्दी फिर लौटकर वापस आएंगे और करेंगे आपके साथ खूब सारी बातें और जानेंगे क्या सिचुएशन है पंजाबी समाज की उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में, और कैसा प्यार है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के सिखों में जो सबसे बड़ी बात है बहुत अच्छा आपसी प्यार है, धड़ेबंदियां नहीं है। और यहाँ तक कि शायद मेरे ख्याल में यही एक शहर होगा जिस पूरे शहर के सिख एक गुरुद्वारा में आते हैं। गुरुद्वारे भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले नहीं बने हुए, ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। सेकंड थिंग कि मुजफ्फरनगर शायद आज की डेट में ऐसा एक शहर है यहाँ पे आप लोगों के प्यार और आप लोगों की केयर के सदके जितने भी सहजधारी हमारे भाई हैं वो भी एक एग्जाम्पलरी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारे ही विषयों पर हम करेंगे जी बातें इस ब्रेक के बाद। बहुत जल्दी लौटकर वापस आ रहे हैं रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर। और जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आज हैं रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर मेरे साथ सरदार सुखदर्शन सिंह जी बेदी, एक्स प्रेसिडेंट गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गांधी कॉलोनी मुजफ्फरनगर, एक्स मेंबर मिनॉरिटी कमीशन उत्तर प्रदेश और प्रेसिडेंट पंजाबी समाज मुजफ्फरनगर। तो सर के साथ ये हमारी बातें ऐसे ही निरंतर चलती रहेगी, बट उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं बहुत जल्दी रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर।